डीमन स्लेयर के अंदर हम लोगों ने कई सारे डीमन स्लेयर्स को देख रखा है। कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कुछ बहुत ज़्यादा ही वीक है। पहले आज के इस वाले वीडियो में हम लोग 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड मैंने यहाँ पे हम इसलिए बोला है क्योंकि मेरा इस वीडियो में साथ देने के लिए सर्जेक्स मेरी मदद कर रहे हैं। पहले वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डीमन स्लेयर यूट्यूबर है जो कि तुम्हें इंडिया में मिलेंगे। एंड अगर मैं अभी इस वीडियो के बारे में बात करूँ तो हम इस वाली लिस्ट में उन लोगों को नहीं ऐड करने वाले जो कि स्ट्रॉन्ग बहुत है लेकिन उनकी हमें पावर नहीं दिखाई गई है, जैसे कि उरोतोदाकी, रेंगोकू के फादर और जेन्सू के टीचर। एंड आई होप तुम्हारी और मेरी लिस्ट सेम होगी। एंड अगर सेम नहीं हो तो यार कमेंट में जरूर लिख देना कि तुम्हारी लिस्ट क्या है। एंड अब और कोई देरी करे बिना वीडियो को स्टार्ट करते। नंबर 10 इनोसुके और जेनित्सु। इनोसुके और जेनित्सु ये दोनों ही एक हाशिरा लेवल कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन ये दोनों की जो फीट्स है वो एक नॉर्मल डीमन स्लेयर से बहुत बहुत ज़्यादा ही ऊपर है। जहाँ पे इन दोनों ने पहले दाक्यो ग्योतारो से फाइट ली थी, वहीं पे इन लोगों ने बाद में चल के इन्फिनिटी कासल आर्क में जहाँ इनका रियल पावर हम लोग को दिखा था वहाँ पे काइगाकू और डोमा से फाइट ली थी, जहाँ पे जेनित्सु ने काइगाकू को अकेले हरा दिया था और इनोसुके ने डोमा को कनाओ के साथ मिलकर हराया था। हालांकि डोमा को बहुत ज़्यादा पॉइजन कर दिया था शिनोबू ने, लेकिन फिर भी डोमा को हराना बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। इसके साथ जब इन लोगों की फ़ाइट ओवर हो गई थी तब इन लोगों ने जाके तांजीरो की भी हेल्प करने की कोशिश की थी मुजान के ऊपर हमला करके, जो कि कुछ कर नहीं पाए थे लोग। लेकिन साथ में इन लोगों ने फिर डीमन तांजीरो को भी नॉर्मल करने की कोशिश में थोड़ी सी मदद तो करी ही थी। वेल सबको अगर हम लोग साइड में भी रखें तो इनोसुके की ड्यूरेबिलिटी का अलग ही लेवल पे है, जहाँ पे इसने पहले ग्योतारो के सिकल के पॉइजन को झेला था और बाद में इसने डोमा के कुछ अटैक्स को भी बहुत इजीली डिफेंड कर दिया था। वहीं पे हम लोग के जेनित्सु की स्पीड इतनी तेज़ है कि उसने काइगाकू तक को स्पीड में पीछे छोड़ दिया था एंड उसे बहुत ईजिली डिफीट कर दिया था। मतलब ईजिली डिफीट नहीं किया था, लेकिन हाँ उसको उतना भी ज़्यादा हार्श जाना नहीं पड़ा। उसके 2 या 3 अटैक्स में ही काइगाकू मर गया था। Number 9. Flame Hashira Kyojuro Rengoku. And guys, Rengoku-san is one of the most loved character in entire Demon Slayer series. And Rengoku-san को हमने एक्शन में देखा था मुगुन ट्रेन आर्क में, जहां पर उन्होंने फाइट की थी अपर मून 3 आकाते के खिलाफ। लेकिन आकाते से फाइट के पहले भी रेनगोकू-सान ने 5 कार्ड को अकेले प्रोटेक्ट किया था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही इनक्रेडिबल फीट है। जहां पर जेनित्सु और नेजुको दोनों मिलकर 3 कार्ड को प्रोटेक्ट कर रहे थे, रेनगोकू-सान अकेले प्रोटेक्ट कर रहे थे 5 कार्ड को। एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम तक आप रेनगोकू-सान और हमारे दूसरे कैरेक्टर्स इनके बीच का जो पावर डिफरेंस है इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हो। लेकिन रेनगोकू-सान की पावर का असली पोटेंशियल हमें देखने को मिला अपर मून 3 आकाते के खिलाफ। यार रेनगोकू-सान ने आकाते के खिलाफ काफी अच्छा परफॉर्म तो किया, बट एट द एंड ऑफ द डे रेनगोकू-सान वाज नॉट एबल टू बीट आकाता। लेकिन कुछ भी हो यार, बैटल के दौरान रेनगोकू-सान ने जैसी स्पीड, रिफ्लेक्स और रॉ स्ट्रेंथ दिखाई वो काबिल तारीफ थी। सो मुझे लगता है कि 9th नंबर पे रहना रेनगोकू-सान डिजर्व करते हैं। नंबर 8 मुइचिरो तोकितो। मुइचिरो तोकितो सिर्फ 13 साल की उम्र में हाशिरा बन गए थे, वो भी सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के साथ। एंड इसके साथ हम लोगों ने इनका सबसे पहली बार फुल पोटेंशियल देखा था स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में, जहां हमने देखा था कि इन्होंने अपर मून 5 को बहुत इजीली डिफीट कर दिया था, अपने डीमन स्लेयर कर्ज मार्क को भी एक्टिवेट कर दिया था। और ये उन कुछ पहले लोगों में से है जिन्हें हम लोग को सीरीज़ के थ्रू दिखाया गया था कि डीमन स्लेयर कर्ज मार्क होता क्या है। वेल इसके अलावा मुइचिरो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी थे बचपन से एंड स्वॉर्ड्समैनशिप में भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो डायरेक्टली डिसेंडेंट है कोकुशिबो के। एंड कोकुशिबो से याद आया इनकी इन्फिनिटी कासल वाली फाइट। इन्फिनिटी कासल में इन लोग मतलब इन्होंने तुरंत ही जाके कोकुशिबो से फाइट ले ली थी। इन्हें पता था वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उसके सामने डटे रहे थे। इनके पास एक एबिलिटी भी थी सी थ्रू वर्ल्ड की, जिसकी वजह से ये दूसरों के ऑर्गन्स एंड वीक पॉइंट्स पर हमला करते थे, जो कि कोकुशिबो को थोड़ा वीक तो कर दिया था। लेकिन कोकुशिबो ने तुरंत ही इन्हें ओवर पावर कर दिया था एंड इनकी कहानी वहीं पे समाप्त कर दी थी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक 14 या 13 साल का हम लोग का मुइचिरो इतना डैमेज दे सकता है दूसरे डीमंस को, तो अगर वो 20 साल का हो जाता तो वो कितना ही डैमेज दे देता। मेरे हिसाब से वो सानेमी और ग्योमेस को भी ईजिली ही सरपास कर देता अगर उसके पास इतना समय होता। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। 7. वर्ड हशिरा गियू तोमियोका। एंड गियू के बारे में बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बिकॉज गियू को हमने बहुत ज्यादा एक्शन में देखा है। पहले लोअर मून 5 रुई, देन अपर मून 3 आकाता, देन मुजान, और उसके बाद भी डीमन किंग तांजीरो के खिलाफ भी गियू ने काफी ज्यादा योगदान दिया था। और इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं कि इतना सब होने के बाद भी गियू जिंदा था।
और अगर हम लोग गियो के फीट्स की बात करें तो उसका असली पोटेंशियल हमें देखने को मिला था अपर मोटरी आकाज़े के खिलाफ। हाँ, वो आकाज़े को अकेले तो हरा नहीं पाता, लेकिन स्टिल आकाज़े के सामने उसने जैसे परफॉर्म किया वो इनक्रेडिबल था। और अगर मैं गियो को कंपेयर करूं विद रेनगोकू तो मुझे लगता है कि रेनगोकू से ज्यादा गियो ने अच्छा परफॉर्म किया था। और मुजान के खिलाफ फाइट के दौरान भले ही उसने अपने एक आर्म खो दिया हो, बट स्टिल उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया रही थी। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट है कि 7th रैंक का हकदार है गियो तोमियो का। नंबर 6 ओबाना इगोरो। ओबाना इगोरो यूज़ करते हैं सर्पेंट ब्रीदिंग का, जो कि वाटर ब्रीदिंग से डिराइव करी गई है। हालांकि ये भी एक वो डिराइव ब्रीदिंग्स में से एक है, लेकिन ये फ्लावर ब्रीदिंग जैसी ब्रीदिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या फिर मैं कहूँ कि ओबाना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओबाना थोड़ा फिजिकली वीक है, क्योंकि उनके बचपन में उनके ऊपर एक स्नेक डीमन ने हमला किया था, जिससे उन्हें रेंगोकू के फादर ने बचाया था। एंड इसकी वजह से वो एक आंख से अंधे भी है, लेकिन जो उनका सांप है मियाबुकी, वो उनकी बहुत ज़्यादा मदद कर देता है। वो उनको डायरेक्शन में मदद करता है, और ऐसा मान लो कि उनका साथ ही है। ओबाना इगोरो का हम लोग को फर्स्ट टाइम पोटेंशियल देखने को मिला था इन्फिनिटी कासल आर्क में, जहाँ पे वो मुजान से 1v1 कर रहे रहते हैं। हालांकि बाकी हाशिरास भी उनकी मदद ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वही होते हैं। मुजान से लड़ते हुए वो मित्सुरियो और तांजिरो को भी बार बार बचा रहे होते हैं, जो कि कोई ईजी बात नहीं होती है। लड़ाई के बीच में जो ओबानाए होते हैं वो अंधे तक हो जाते हैं एक मुजान के हमले की वजह से, लेकिन तांजिरो ने वो डीमन वाली आंखें दे देता है। तो हमें याद होगा ना, जो पेपर के ऊपर आंखें होती है जिससे सामने वाला यूजर अगर अंधा हो तो भी देख सकता है, हाँ वही वाली आंखें। इससे वो मुजान के हमलों को देख पा रहे थे, लेकिन आसपास के सराउंडिंग को फिर भी अच्छे से नहीं देख पा रहे थे। लेकिन फिर वो इतने एक्यूरेट हमले कर रहे थे जितने एक्यूरेट एक पूरी आंखों वाला यानी पूरी नज़रों वाला बंदा भी कभी ना कर पाए, जो कि चीज़ सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से शॉक में डाल दी थी। जहाँ पे सभी के सभी डीमन स्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने की वजह से मुजान के सामने अपना 100% नहीं दे पा रहे होते हैं, वहीं पे जो ओबानाए होते अपनी अंधी आंखों के साथ और अपनी वीक बॉडी के साथ भी मुजान के साथ 1v1 करते हैं बहुत समय तक। हालांकि वो मुजान से जीत नहीं पाते, क्योंकि मुजान बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए तो उन्होंने मुजान को ओवरपावर कर ही दिया था। नंबर 5 तांजिरो कामाडो। यार तांजिरो हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तांजिरो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आकाज़े के साथ बैटल के वक्त तांजिरो ने गियो और आकाज़े को सरपास तो कर दिया था, लेकिन अगर हम 1v1 कॉम्बैट की बात करें तो मुझे लगता है कि तांजिरो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसकी 13 फॉर्म की भी बात करें तो उस वक्त पर मुजान काफी ज्यादा वीक हो चुका था, और अगर आपको ठीक से याद हो तो इस वक्त पर जेनित्सु और इनोसुके भी मुजान से लड़ पा रहे थे। सो 13 फॉर्म के बाद तांजिरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो गया था, बट एट द सेम टाइम मुजान भी काफी ज्यादा वीक था। तो मुझे लगता है कि डीमन स्लेयर रैंकिंग में तांजिरो को 5th नंबर पर होना चाहिए। नंबर 4 मिचिकात्सु। मिचिकात्सु अपने समय के वन ऑफ द लेजेंड्स में से माना जाता है, एंड इसने मून ब्रीदिंग का इजाद किया था। अब अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मिचिकात्सु है कौन, तो एक कोकुशिबो का इंसानी फॉर्म है। मिचिकात्सु जो था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इतना ज़्यादा कैपेबल था कि वो अभी के कोई भी अपर मून को ईजिली डिफीट कर सकता है। हाँ, वो कोकुशिबो को इजीली डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो और वो सेम है, तुम समझ रहे होगे। लेकिन अगर हम लोग उसके उसके पावर्स वगैरह पे जाए तो उसकी फिजिकलिटी बहुत अच्छी थी, उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्हें बचपन से ही सामुराई की एबिलिटी मतलब सामुराई की जो भी ट्रेनिंग थी वो दी जाती थी। इसके अलावा उनके पास उनके अटैक्स में एक्यूरेसी वगैरह भी बहुत तेज़ थी, एंड उनकी स्पीड भी बहुत तेज़ थी। एंड इसके साथ ही में हम लोग जानते हैं कि वो योरिची के भाई थे, तो फिर तुम तो समझ रहे होगे इतने बैडएस थे वो। इसके अलावा हम लोग को उनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है, बस हमें इतना पता है कि वो अपने ज़माने के लेजेंड कहा जाते थे, एंड उनके पास इतनी पावर तो थी कि वो अभी के सारे अपन मून्स को ईजिली डिफीट कर दे। वेल ये चीज़ भी एक कैप हो सकती है। तो सरसेक्स भैया देखो, तुम इसके ऊपर एक वीडियो बना सकते हो, बना दो। अगर इस वीडियो में 500 लाइक आते तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तरीका है भीख मांगने का। नंबर 3 सानेमी शिनाजुगावा। एंड सानेमी किस लेवल की एबिलिटी पोजेस करता है ये हम सब लोग जानते हैं। अब मून वन कोकुशिबो के सामने उसने जैसी परफॉर्मेंस दी थी ना, वो कतई इनक्रेडिबल थी। ऑल नो एज कंपेयर टू एनी अदर अपर मून वन इज ऑन होल अनदर लेवल, बट स्टिल सानेमी कदम से कदम मिलाकर कोकुशिबो के साथ लड़ पा रहा था, जो कि अपने आप में ही एक इनक्रेडिबल फीट है। और इसके साथ सानेमी का स्पेशल ब्लड, उसकी कमाल की एंड्योरेंस और अनबिलीवेबल फाइटिंग विल, ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सानेमी को 3rd रैंक पर होना ही चाहिए। नंबर 2 ग्योमे हिमेजिमा। ग्योमे हम लोग के स्टोन पिलर है, और ये इतने स्ट्रॉन्ग थे कि सानेमी और मुइजिरो के संग मिलकर कोकुशिबो से लड़े थे, और सबसे ज़्यादा डैमेज भी इन्होंने पहुंचाया था कोकुशिबो को। एंड ये 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लिए थे जब वो उससे फाइट ले रहे थे। साथ में इन्होंने अपना कर्जमार्क भी 25 साल के बाद ही अवेकन किया था, और कर्जमार्क के साथ इनके पास सी थ्रू वर्ल्ड वाली एबिलिटी भी आ गई थी, जिससे पहले हम लोग ने तांजिरो, योरिची और कोकुशिबो के अंदर भी देखी रखी है।
वेल हम लोग ने देखा था कि इन्होंने कोकोशिबो के हर एक वाइटल पॉइंट पे इतना ज़्यादा मारा था, इतना अटैक करा था कि जो कोकोशिबो था उससे अपने डीमन फॉर्म में आना पड़ गया था। और डीमन फॉर्म में आने के बाद क्या होता है, कोकोशिबो को उसकी मेमोरीज याद आ जाती है, जिनकी वजह से जो कोकोशिबो होता है वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये जो फाइट होती है इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होते हैं वो हम लोगों के ग्योमेसान ही होते हैं। एंड ग्योमेसान के बिना ये फाइट जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी रहता है इन लोग के लिए। खैर इसके बाद ग्योमेसान बिल्कुल भी वेट नहीं करते और मुजान से लड़ने चले जाते हैं। जहाँ मुजान को थोड़ी बहुत ही मुश्किलें दे पा रहे होते हैं, लेकिन मुजान उन्हें जैसे तैसे करके मार ही देता है। वेल ये सब चीज़ तो हमने अलग चीज़ की बात करी, लेकिन अगर मैं तुम्हें मेन पॉइंट बताऊं तो अगर ग्योमेसान हमारे डीमन स्लेयर्स के संग नहीं होते तो मेरे हिसाब से ये लोग डीमन से नहीं जीत पाते, क्योंकि सबके पास इतना गूदा नहीं होता कि वो अपर मून 1 से जाके लड़ सके। सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे। एंड फाइनली नंबर 1, एंड नंबर 1 पर है द गॉड हिमसेल्फ योरिची सुकीकुनी। एंड यार पूरी सीरीज के दौरान कोई भी योरिची के लेवल के आसपास भी नहीं आ पाया। डीमन किंग मुजान योरिची से इतना डरता था कि जब तक योरिची जिंदा था मुजान ने अपने आप को छुपाए रखा था। और इतना ही नहीं, जब योरिची अपने 80s में था तो उसकी मुलाकात हुई थी उसके भाई यानी कि कोकोशिबो से। एंड यार योरिची अपने 80s में होने के बावजूद इतने स्पीड में कोकोशिबो की आधी गर्दन काटता है कि कोकोशिबो से देख भी नहीं पाता। अपर मून 1 जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून है और जिसको हराने के लिए 3 से ज्यादा हाशिरा की जरूरत पड़ी, वो योरिची को देख भी नहीं पाया। और योरिची की मौत हुई थी ओल्ड एज से। और योरिची इतना ग्रेट था कि मौत भी उसे उसके घुटनों पर नहीं ला पाई। एंड इतने फीट्स के बाद मुझे नहीं लगता कि पहले नंबर पे योरिची के अलावा कोई भी हो सकता है। एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू अपना ओटाकू मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और यार अगर आपको वीडियो पसंद है तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। मुझे पता है कि आप लोग मुजान का गला दबाना चाहते हो, लेकिन आप मुजान का गला तो नहीं दबा सकते, लेकिन एक चीज है जो कि आप दबा सकते हो और वो है सब्सक्राइब बटन। तो जाते जाते उस सब्सक्राइब बटन को भी दबाते हुए जाना। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाई।